મોટા ભાઈ કેમ છો? મજામાં મોટા ભાઈ? ગુડ. तो मोटा भाई आज डेट है 30 सितंबर 2020। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मोटा भाई, आपको रिमाइंड करा दूं कि जैसे कि सारी YouTube वीडियोस होती हैं, हमारी YouTube वीडियोस में भी नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रेजरी कंसल्टिंग की ऐप और जितने फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के लिंक्स आपको प्रोवाइडेड होते हैं। ओके मोटा भाई, गुड। मोटा भाई, यूटीआई का एएमसी पे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक वीडियो बनाएंगे, तो हम उसका डेटा ढूंढ रहे थे, इसलिए हमें 1-2 दिन लगे, बट अब हमें डेटा मिल गया है तो हम उस पर बना रहे हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मोटा भाई। सबसे पहले तो ये कि म्यूचुअल फंड्स अब एक प्लेग्राउंड बन गया है। मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड प्लेग्राउंड से ज्यादा फुटबॉल बन गया है, जिसमें कि एक रेगुलेटर दूसरे रेगुलेटर को फुटबॉल को पास कर रहा है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का केस हमारे सामने है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बाद कई क्रेडिट रिस्क फंड डाउनग्रेड हुए और कईयों का AUM भी कम हुआ, लेकिन वो मीडिया में नहीं आया। घबराना नहीं, आएगा भी नहीं। और आज भी इंडियन इन्वेस्टर्स की जो एक माइंडसेट है म्यूचुअल फंड के लिए, वो कितना अल्टीमेट है ये भी हमें पता है। 99% इंडियन इन्वेस्टर्स को लिक्विड और लिक्विड प्लस का डिफरेंस नहीं पता। इनकम फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, फ्लोटिंग रेट फंड और ये सारे तो अलग से हैं मोटा भाई, इनमें तो अलग छोड़ो। दूसरी चीज ये कि अब ये जो नया गेम है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इतना इतना % होना चाहिए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होगा। सिलेक्टेड मिड कैप्स और सिलेक्टेड स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होगी, सबके अंदर नहीं होगी। और हमने कुछ मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को आइडेंटिफाइड किया है, कुछ में हमने भी पोजीशंस ली हैं। लेकिन उससे बड़ी सिचुएशन जो मोटा भाई अब हो गई है, अगर हम यूटीआई EMC से पहले बात करें, और विच इज रियली अ कंसर्न फॉर मी मोटा भाई, वो ये कि म्यूचुअल फंड्स एक्टिव कैटेगरी से ज्यादा पैसिव कैटेगरी की तरफ मूव हो रहे हैं, और मेरे लिए ये एक सीरियस कंसर्न है। पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड एक्टिव कैटेगरी थे, जैसे कि आप देखो लिक्विड, लिक्विड प्लस, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, फ्लोटिंग रेट फंड, PSU फंड, इनकम फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, ये सब एक्टिव कैटेगरीज हैं। गेन लॉस, बंद हुए नहीं हुए, ये सब अलग केस है। अब एक डेटा के हिसाब से एवरी अदर न्यू फंड ऑफरिंग लॉन्च्ड बाय म्यूचुअल फंड हाउसेस in the recent times has been in exchange traded fund or index fund space. और ये मेरे हिसाब से एक सीरियस कंसर्न है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, और ये एक बहुत अच्छी न्यूज है म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए। इंडस्ट्री के लिए ये बुरी न्यूज इसलिए है कि जो एक अल्फा कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल, अभी अभी निपॉन इंडिया का 250 स्मॉल कैप्स इंडेक्स का NFO निकला। हम इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, हमने अभी तक फाइनल कॉल नहीं लिया। आपने एक इंडेक्स बना दिया, वो इंडेक्स में आपने 250 स्मॉल कैप्स डिसाइड कर लिए। ओके मोटा भाई, और वो 250 स्मॉल कैप्स अगर +5% मूव करेंगे तो इन्वेस्टर्स को 5% मिल जाएगा। अगर वो -5% मूव करेंगे तो इन्वेस्टर्स को -5% मिल जाएगा। वैसे भी पिछले 5 सालों से इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न कितने जबरदस्त हैं ये तो आपको पता ही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये पैसिव इन्वेस्टमेंट है या ये एक्टिव इन्वेस्टमेंट है। आंसर भी आपको पता है। उससे ज्यादा मेरे को दिक्कत ये होती है मोटा भाई कि कुछ
एनएफओस जो अभी पैसिव्स जो अभी रिसेंटली हैं, जैसे कि यूटीआई मोमेंटम इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल एलोकेशन इंडेक्स फंड, फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स की तो कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है आज के टाइम में, वो तो आप वेबसाइट पे जाके देखो। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो म्यूचुअल फंड का डेटा, जैसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है, या कई ऐसी पब्लिक वेबसाइट्स भी हैं, मतलब बेसिकली प्रोफेशनल वेबसाइट्स जो इसका डेटा देती हैं। आप एक बार जाके देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा मोटा भाई कि फंड ऑफ फंड्स में क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एडलवाइस, एमएससीआई, मॉर्गन स्टैनले इंडिया फाइनेंशियल इंडेक्स, मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर जीसेक ईटीएफ, एक्सिस बैंकिंग ईटीएफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ्स। इसमें से कुछ नाम इतने जबरदस्त फैंसी लगते हैं कि आप देखो, जैसे मैं आपको फैंसी नाम गिनाता हूँ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ। ये नाम सुन के लगता है कि यार बड़ा जबरदस्त फंड होगा, यू नो। आपको पता है मोटा भाई, अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक्टिव स्टेट को छोड़ के पैसिव स्टेट में चली गई तो इसके 3 इंपॉर्टेंट रिपरकशंस हैं, और मुझे पता है कि हिंदी मीडिया इन रिपरकशंस को बाद में समझेगी। नंबर 1 रिपरकशन, जितना भी असेट अंडर मैनेजमेंट है वो कम हो जाएगा। अगर मैंने पैसिव में ही पैसा लगाना है तो मेरे को, मैं बैंक की एफडी में लगा देता हूं, व्हाट्स द पॉइंट। आज इंडिया में से कई बैंक्स हैं जो 6.5 और कई बैंक 7.5% का रिटर्न दे रहे हैं, मैं उन्हीं में ही पैसा लगा देता हूं। व्हाई शुड आई क्रिएट मनी फॉर यू, व्हाई शुड आई गिव मनी टू यू, मैं उन्हीं में पैसा लगा देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी प्रॉब्लम, जो अल्फा कंपोनेंट है जो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स हाउसेस जनरेट करते थे, वो धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। और अगर आरबीआई की एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो बाय द वे 2 वीक्स के लिए पोस्टपोन हो गई है, अगर आरबीआई की एमपीसी ने रेपो रेट फिर 25 बेसिस पॉइंट कर दिया, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कंसीडरिंग द इंडियन इकोनॉमी, तो जो बचा कुचा अल्फा कंपोनेंट है म्यूचुअल फंड का वो भी जीरो हो जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक्टिव स्टेज से पैसिव स्टेज में शिफ्ट हो गई तो हम इंडेक्स न्यूट्रल हो जाएंगे। इंडेक्स न्यूट्रल का मतलब मैं आपको समझाता हूं मोटा भाई, जिससे मैं आपको एक सिंपल इंडेक्स देता हूं। आपने एक, मान लेते हैं निपॉन का ले लेते हैं, निपॉन 250 स्मॉल कैप इंडेक्स जो भी आ रहा है, और मान लेते हैं एनएससी में, अब आपको पता ही है ऑपरेटर्स कैसे प्ले करते हैं, मान लेते हैं एनएससी शू, तो आपका इंडेक्स भी शू, और ऑपरेटर्स एनएससी को नीचे ले आए, आपका इंडेक्स भी नीचे। आपको पता है इसके कितने नेगेटिव रिपरकशंस हैं। मैं पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी कंट्री की एसेट अंडर मैनेजमेंट में 25% से ज्यादा का पैसिव कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, वरना वो कंट्री एक्सचेंज न्यूट्रल हो जाती है। और 80% से ज्यादा कंपोनेंट एक्टिव स्टेट में होना चाहिए, ताकि मार्केट में एक अल्फा कंपोनेंट बना रहता है। जिस ट्रेजेक्टरी में हम मूव कर रहे हैं वो ट्रेजेक्टरी ठीक नहीं है, और इसके आपको नेगेटिव रिपरकशन बहुत जल्दी दिखेंगे। हाँ, ये न्यूज म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, वो ऐसे कि उनको मेहनत कम करनी पड़ेगी। इंडेक्स ऊपर हो रहा है तो ठीक, इंडेक्स नीचे हो रहा है, भाई साहब इंडेक्स नीचे हो गया, मैं क्या करूं। मैंने तो इंडेक्स पे कॉल ली थी, इंडेक्स 10% नीचे हो गया, मेरा रिटर्न भी नीचे होगा। एक एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कम हो गया 780, बाय किया जाए, यस बाय किया जाए। इसके साथ और क्या बाय कर सकते हैं, भारत डायनामिक्स, भारत फोर्ज, ओके, एक एक्टिव पोर्टफोलियो बनाना है, ताकि मार्केट में जब डिफेंस सेक्टर मूव होगा तो हम भी मूव होंगे। वो सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेना है कि नहीं लेना, एफएनओ में लेना नहीं लेना,
भारत डायनामिक्स लेने की नहीं लेना, कितना लेना है, क्या प्रोपोर्शन होगा, क्या बीटा होगा, वो दिमाग लगा रहा है। एक आदमी 250 स्टॉक्स ले लो, वो ऊपर जाएंगे तो ठीक, नीचे जाएंगे तो ठीक, इन्वेस्टर अपने आप उसको देखता रहेगा। अगर इंडेक्स नीचे हो गया हम माइनस डिक्लेयर कर देंगे, इंडेक्स ऊपर हो गया तो हम प्लस डिक्लेयर कर देंगे। अब आप खुद सोचिए कि दो पोर्टफोलियो मैनेजर है, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल एक्टिव, श्यामलाल पैसिव। आप किसको सपोर्ट करेंगे? बट घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अभी तो मेन चीज तो आने वाली है। यूटीआई एएमसी का हमें कुछ डेटा पब्लिक डोमेन में मिला और ये डेटा आया है ब्लूमबर्ग से, और मुझे काफी दुख से ये डेटा रिपोर्ट करना पड़ता है। एचडीएफसी एएमसी, मैंने जैसे आपको बताया था मोटा भाई कि इंडिया में 2 एएमसी लिस्टेड हैं, एचडीएफसी और निपॉन। मे बी ओवर द पीरियड कुछ और एएमसी भी लिस्टेड होंगी। एचडीएफसी एएमसी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 35.6 है, और जो निपॉन का है वो 36.7 है, मोर और लेस फ्लैट है, नॉट बिग डील। और यूटीआई का 25.7 है। एक नोविस इन्वेस्टर देखेगा कि यार प्राइस टू अर्निंग रेशियो एचडीएफसी और निपॉन कंपेयर टू यूटीआई अराउंड 11% का डिफरेंस है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज नॉट द राइट बैरोमीटर। व्हाट इज द राइट बैरोमीटर? प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ। मैं चाहता तो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ निकाल सकता था, और मैं निकालूंगा भी। लेकिन अगर एचडीएफसी एएमसी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.6 है तो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी 35.6 है। और मैं डैम श्योर हूं कि 99% इन्वेस्टर्स इस रेशियो पे कॉल लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मोटा भाई, कभी कभी किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस में आ जाता है, -100 करोड़ एज्यूमिंग। एक कंपनी है रामलाल एंड कंपनी, उसका आ गया -100 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन क्या ये सही वे ऑफ लुकिंग है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना? एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसका फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालेगा, FCFF। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज FCFF में है कि उसमें इंटरप्रिटेशन इशू 1% से कम होता है। तो एक सही इन्वेस्टर FCFF निकालेगा, और मेजॉरिटी केसेस में पैट माइनस में होता है और FCFF प्लस में होता है। तो हिंदी मीडिया क्या बोलेगी? भाइयों और बहनों, ये कंपनी लॉस में चली गई, ये कंपनी पिछले साल मुनाफे में थी, ये लॉस में चली गई। लोग फटाफट शेयर बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन एक राइट इन्वेस्टर क्या होगा? वो ब्लूमबर्ग पे जाके उस कंपनी का FCFF देखेगा, क्योंकि ब्लूमबर्ग पे तो डेटा होता है, रॉयटर्स पे भी होता है बाय द वे। और वहां से उसको पता चलेगा कि यार FCFF तो पिछले साल भी प्लस में था और इस साल भी प्लस में है, पैट किसी रीजन से माइनस में हो गया। इसका मतलब हमें उस कंपनी पे कॉल लेनी चाहिए। आप समझे? और उससे भी समझदार इन्वेस्टर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी देखेगा, और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी अगर पॉजिटिव में हुआ तो वो उस पे कॉल लेगा। और हिंदी मीडिया क्या बोलेगी? बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि पिछले साल ये कंपनी प्रॉफिट में थी, अब लॉस में चली गई है। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि आप शेयर ना लें, लेकिन रियलिटी में अगर आप उसका फ्री कैश फ्लो टू फर्म या फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिचुएशन तो रिवर्स है, आपको कॉल लेनी चाहिए।
और एक गिवन पीरियड के बाद वो स्टॉक टर्न अराउंड हो जाएगा, और ऐसा होता है, वो स्टॉक टर्न अराउंड होता है, क्योंकि ऑपरेटर्स और हिंदी मीडिया जितनी मर्जी ताकत लगा दे, 1+1 हमेशा 2 ही होता है। तो जिस पीई रेशियो की हम बात कर रहे हैं वो पीई रेशियो ना होके पीई-जी रेशियो होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एचडीएफसी बैंक का इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट में अराउंड 14.5% शेयर है। निपॉन इंडिया का अराउंड 7.3 शेयर है। निपॉन इंडिया को मैं समझ सकता हूं कि निपॉन इंडिया अभी रिसेंटली आई है, 1-2 साल हुए हैं, रिलायंस एक्वायर किया, एफर्ट लगा रहे हैं, उनको 2 साल का समय और देना चाहिए और उनका राइट इवैल्यूएशन 2 साल के बाद करना चाहिए। इस टाइम पे उनका राइट इवैल्यूएशन करना थोड़ा सा मतलब अनजस्टिस है निपॉन इंडिया के लिए, क्योंकि एचडीएफसी इंडियन मार्केट में बहुत पुराने टाइम से है, लेकिन निपॉन इंडिया काफी रीसेंट है, तो उनको 2 साल का समय देना चाहिए। इसलिए मैं निपॉन इंडिया में बुलिश हूं, क्योंकि अगर आप निपॉन इंडिया की वेबसाइट पे भी, निपॉन एज अ जापानीज ब्रांड की वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत स्ट्रांग ब्रांड है, मतलब हल्का ब्रांड नहीं है, बहुत स्ट्रांग ब्रांड है। इनकी असेट अंडर मैनेजमेंट में काफी अचीवमेंट्स हैं। और आज हम ब्लूमबर्ग का एक चार्ट भी पब्लिक डोमेन में देंगे लिंक्डइन पे, जिसमें हम निपॉन एज अ ब्रांड, निपॉन एज अ बेसिकली पेरेंट कंपनी की एनालिसिस करेंगे। तो निपॉन को थोड़ा टाइम देना बनता है। मैं होपफुल हूं कि 2 साल के बाद निपॉन जो अभी 7.3 है वो प्रोबेबली अराउंड 12% के आसपास होगा। मैं होपफुल हूं कंसीडरिंग ये जो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन मैं यूटीआई को देखूं मोटा भाई, तो यूटीआई का शेयर इंडियन ईएमसी मार्केट में 5.4% है, यानी कि निपॉन से भी नीचे। लेकिन यूटीआई के पास तो एक्सक्यूज भी नहीं है, क्योंकि यूटीआई तो इतने लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में है। यूटीआई के इन्वेस्टर्स भी मोर और लेस गवर्नमेंट है। तो मोटा भाई क्वेश्चन ये उठता है कि यूटीआई की एएमसी की आईपीओ में पैसा लगाया जाए या नहीं। आप सोचिएगा, क्योंकि ट्रेजरी कंसल्टिंग तो पैसा नहीं लगा रही, लेकिन हम यूटीआई का स्टॉक बाय करेंगे आफ्टर लिस्टिंग। क्या ना, ऑपरेटर्स कई स्टॉक्स को हाइप कर देते हैं, जिससे उनका जो लिस्टिंग प्राइस होता है वो बहुत ऊपर खुलता है। एक राइट इन्वेस्टर वो होता है जो पेशेंस वाइज देखता रहता है, और जैसे ही लिस्टिंग होती है वो इमीडिएटली उस मोमेंट पे रहता है कि जिस मोमेंट पे उसको बाय करना है, और वो उसी मोमेंट पे आके बाय करता है। और मैं भी यूटीआई वैसे ही बाय करूंगा अपने हेज फंड के लिए और अपने मेंबर्स के लिए। सिमिलर एनालिसिस हम एनएससी पे भी कर रहे हैं। लेकिन मोटा भाई एक चीज याद रखना, आने वाले 2 से 3 महीनों में दुनिया में काफी वॉलेटिलिटी आने वाली है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कल की प्रेसिडेंशियल डिबेट से इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, इंक्लूडिंग मी, कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये प्रेसिडेंशियल डिबेट थी या ये चाइल्ड डिबेट थी। और गलती से भी अगर सेकंड प्रेसिडेंशियल डिबेट इसी पैटर्न पे गई, मोर और लेस क्योस कम प्लस इनकंक्लूसिव, तो भगवान ही मालिक है कि क्या होगा। क्योंकि अभी तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि ट्रंप और बाइडेन दोनों अपनी मिस्टेक्स पे सोचेंगे और अगली डिबेट में ये प्रिपेयर्ड कम कंक्लूसिव टॉक करेंगे। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर यही इनकंक्लूसिव रहा तो सिचुएशन ट्रिकी हो जाएगी। प्लस कोरोना वायरस, प्लस आरबीआई रेपो रेट कट, प्लस हमारी मैडम एक्सटर्नल यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्रिस्टीन लेग्रांड, वो तो सीधे बोल रही हैं कि कुछ भी हो जाए वी आर हेयर टू सेव यूरोप। तो ह्यूज क्वांटिटेटिव ईजिंग इज ऑन द कार्ड्स। इसलिए मोटा भाई किसी भी आईपीओ में, मैं ये नहीं कहता कि चाहे वो यूटीआई हो, एनएससी हो या कोई भी आईपीओ हो सकता है, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखिए कि अगला जो 2 to 3 मंथ्स है, तभी मैंने एक वीडियो बनाई थी प्री लिस्टिंग पोस्ट लिस्टिंग, सॉरी प्री स्क्रीनिंग पोस्ट स्क्रीनिंग। किसी भी आईपीओ के लिस्ट होने के अगले 2 महीने में मार्केट कैसी है, और अगले 2 महीने में मार्केट काफी टफ है।
काफ़ी टफ है, इसलिए हमें काफ़ी केयरफुली मूव करना होगा. अगर हम केयरफुली मूव नहीं करेंगे तो लॉस 250% श्योर है. बट भाई with this we thank you very much, and I would like to conclude in English for 2 minutes. I think the situation which is happening across is really very tricky. Too much information is flowing. The yesterday presidential debate, Brexit, RBI policy cut, other central bank are more or less ready with quantitative easing. Bank of England once again confirmed that negative interest rate may be a reality provided. Considering all these action which is happening across, investing in IPO is really a tricky game. Of course, as an organization, you should not invest in IPO only because of post-listing gains. Rather, you should invest in an IPO which will give you an edge. History is a witness that whether it is an Indian capital market or overseas capital market, there are many companies, those who listed with a huge fanfare, but somehow we understand what happened afterwards. So we have to be pretty careful and analytic in nature. Unfortunately, the kind of valuation barometers that are coming in the public domain, which includes private price to earning ratio, they are really obsolete in nature and they depict technical incompetence. To conclude this, I would like to say that yesterday when I was reviewing SoftBank on Bloomberg, I was checking adjusted EPS. And I was very surprised to see that when adjusted EPS is readily available, why are we using basic EPS? At least that frustrates me, if not others. Treasury Consulting look each and everything from an immaculate angle. We are really not bothered. We are really not running YouTube channel because we want 1 million customer, 2 million customer, 10 million views and all. No, sorry. Please. Like Steve said, I'm making iPhone for the people, those who love technology. I'm not selling candies. So I'm not in a business to please everyone. As simple as that. But I think the valuation parameters that are coming in the public domain, they are completely inconsistent in line with what is happening around. And making a call on these valuation parameters is really a tricky game. That's it. This is Rahul from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. But once again, we thank you to the business media who is making sure that people are leaking knowledge. I would like to conclude this video with one beautiful line. 2007, reading business newspaper was all about gaining knowledge. 2020, it's all about losing knowledge. Probably in 2025, 5 years from now, it's about negative knowledge. Have a great time. Talk soon.